हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो अभी हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ द 4 जून 2025। 4 जून का करेंगे, फिर 5 जून का भी आपको जल्दी ही डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगा। तो आज हम लोग 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड दीज 3 टॉपिक्स आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी का हो गया, एपीएससी का बस हो रहा है 2 दिन में। तो उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन जो आएगा उसके लिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन एंड रिफॉर्म ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, रिफॉर्म कैसे हुआ और आगे रिफॉर्म क्या क्या होना चाहिए। सेकेंड टॉपिक है रूफ टॉप सोलर। रूफ टॉप पे, छत पे सोलर तो हम लगा रहे हैं, बट क्या उसके अलावा कुछ और कर सकते हैं इंडिया की अर्बन एनर्जी का सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। शहरों में एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है एसी वगैरह की वजह से। थर्ड है कोऑपरेटिव एंड फिस्कल फेडरलिज्म। तो यकीन मानो देयर हैव बीन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन जीएस पेपर 2 रिगार्डिंग कोऑपरेटिव एंड फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां से एनर्जी सेक्टर से एक क्वेश्चन आता है, तो एनर्जी सेक्टर में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या अर्बनाइजेशन में इसका यूज कर सकते हो जीएस पेपर 1 में। एनर्जी कहां पे आएगा, इकोनॉमी जीएस पेपर 3 में, ये जीएस 2 पॉलिटी में आएगा। और सिविल सर्विसेज या सिविल सर्विसेज का रिफॉर्म या रोल ऑफ सिविल सर्वेंट इन डेमोक्रेसी, इसमें जीएस 2 या जीएस 4 जीएस 4 एथिक्स में भी आता है ये। तो इस पे एक क्वेश्चन जीएस 2 या जीएस 4 में हर साल आता है। तो इसीलिए तीनों टॉपिक जो है आपके लिए क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब बहुत पहले जाते हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से स्टार्ट करते हैं। इंडियन हिस्ट्री, हम मॉडर्न हिस्ट्री में जाते हैं। जब ब्रिटिश का टाइम चल रहा था तब मकौले रिपोर्ट 1854 के हिसाब से सिविल सर्विसेज का एक तरह से फाउंडेशन रखा जाता है। और वो एग्जाम बेसिकली क्या था, एकेडमिक टैलेंट के बेसिस पे एग्जाम कंडक्ट किया जाने लगा, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने लगा। मकौले रिपोर्ट के हिसाब से 1854 के बाद मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होना शुरू हुआ। एज वगैरह खैर काफी कम लिया जा रहा था। डिजाइंड एन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ एकेडमिक टैलेंट टू एडमिनिस्ट्रेशन। जो एकेडमिकली बहुत टैलेंटेड है उसको एडमिनिस्ट्रेशन में लाया जाए, उस हिसाब से मैकॉले रिपोर्ट आया था। ये हुई आजादी के पहले वाली बात। अब आजादी की बात करते हैं। आजादी के बाद कोठारी कमीशन बना 1975 में। उसने एस्टैब्लिश किया 3 टियर एग्जामिनेशन फॉर्मेट। यूपीएससी का तब से 3 टियर फॉर्मेट है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, क्योंकि उसके बाद से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तो 3 टियर एग्जामिनेशन यहां पे डेवलप किया गया। प्री मेंस इंटरव्यू जो आप देखते हो 75 में डेवलप हुआ। अ स्ट्रक्चर दैट कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस करंट एग्जामिनेशन सिस्टम विथ वेरियस मॉडिफिकेशन ओवर द डिकेड। और 75 के बाद से भी बहुत बार मॉडिफिकेशंस हुए हैं। तो जब पहले मॉडिफिकेशन हो रहा था, पहले जब प्रीलिम्स का एग्जाम हो रहा था तो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी था, प्रीलिम्स में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट था सोचो, और जीएस सब्जेक्ट भी था। ऑप्शनल से हर किसी के लिए अलग अलग ऑप्शनल के हिसाब से 2 वेटेज ऑप्शनल का क्वेश्चन आता था और 1 वेटेज जीएस का। इसका मतलब अलग अलग ऑप्शनल वालों के लिए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन भी अलग अलग हो रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से अलग अलग सिलेक्शन हो रहा है। द क्वेश्चन पेपर मार्क्स स्कोर्ड बाय द एस्पिरेंट, क्वेश्चन पेपर भी एस्पिरेंट को नहीं मिल रहा, कितना मार्क्स स्कोर किया वो भी नहीं पता चल रहा, क्या कट ऑफ है वो भी नहीं पता चल रहा है। बट जो लोग सेलेक्ट हुए बस उनका लिस्ट निकाल दिया गया, बात खत्म है ना। जो सेलेक्ट नहीं हुए उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि उनका कितना है, अंधेरे में जी रहे थे वो एक तरह से। तो जैसे ही आरटीआई एक्ट लागू हुई, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लागू हुई, अब कैंडिडेट्स ने यूपीएससी को आरटीआई से बॉम्बार्ड कर दिया कि मेरा मार्क्स बताओ, मेरा मार्क्स बताओ। आरटीआई से याद आया, आप लोग एपीएससी दे रहे हो ना, लास्ट ईयर एपीएससी ने मेंस के इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्कशीट नहीं दिए हैं। आप आरटीआई करो, अपने मार्कशीट को निकाल सकते हो एपीएससी से। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा कर चुके। अब हम बात करते हैं यहां आरटीआई की ट्रांसपेरेंसी को लेके। तो 2005 के बाद से बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया, फटाफट आरटीआई करते गए। धीरे धीरे यूपीएससी को ये सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ा, क्या कट ऑफ है, कितने मार्क्स हैं। बाद में इन सब डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व करने के लिए एसके खन्ना कमेटी, क्या कमिटीज का नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा नहीं, मेंस में एज ए रेफरेंस यूज किया जा सकता है, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। 2010 में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म हुआ। ऑप्शनल पेपर वाज रिप्लेस्ड। अब 2011 से प्रीलिम्स का एक कॉमन पेपर होने लगा, है ना, सबके लिए प्रीलिम्स सेम हो जाएगा। उसके पहले ऑप्शनल वाइज प्रीलिम्स भी अलग था, कॉमन पेपर हो जाएगा।
रिकॉन्स्टिट्यूटेड प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। उसके बाद GS1 होने लगा, GS2 होने लगा, उसमें पेपर 1 पेपर 2 में सीसैट आना शुरू हुआ। सीसैट पहले सीसैट का भी मार्क्स ऐड होता था, तो सीसैट का मार्क्स ऐड होगा तो क्या होगा, सीसैट में कॉम्प्रिहेंशन है, जिन्होंने अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई कर रखी है फटाफट फटफट फटफट फट कॉम्प्रिहेंशन कर लेते थे और मार्क्स उनके सीसैट में बहुत अच्छे आ जाते थे। या फिर जो IIT IIM ग्रेजुएट्स हैं उनकी मैथमेटिक्स रीजनिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, 150 170 180 स्कोर कर रहे हैं 200 में, और GS1 नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो भी काम हो रहा है। और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट या रूरल बैकग्राउंड के स्टूडेंट बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे, तो फटाफट सीसैट को क्या कर दिया गया, जस्ट एक 66 मार्क्स का पेपर कर दिया गया। खैर 66 मार्क्स के पेपर ने भी अच्छा खासा आपको परेशान किया हुआ है, ठीक है, तो उसको सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया, क्वालिफाइंग किया गया। ये सब तो आप जानते ही हो। अब बाद में एक अरुण निगवेकर कमेटी भी बनाया गया 2013 में। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे GS सब्जेक्ट को मॉडिफाई किया, GS और एथिक्स वेथिक्स सारे सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किए मेंस के पेपर में, है ना, कि इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन सबको एक तरह से रीस्ट्रक्चरिंग किया, एथिक्स वेथिक्स का पेपर ऐड किया। 13 से एथिक्स का पेपर एडेड है और वो करेंटली यही सब कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज पहले प्रीलिम्स, GS और सीसैट, फिर क्या होता है आपके मेंस के पेपर होते हैं, ऐसे 4 GS पेपर होते हैं, फिर एक ऑप्शनल पेपर होता है। तो अभी ये एग्जाम ये क्या बोल रहा है कि अभी भी ऑप्शनल पेपर में तो लोगों के मार्क्स अलग ही आते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अभी पहले प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं, प्रीलिम्स का। तो मैं इस आर्टिकल, जो न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उसके हिसाब से बता रहा हूं, मैं अपने पर्सनल व्यूज नहीं बता रहा हूं, माय पर्सनल व्यू माइट बी डिफरेंट। तो यहां पे करंट डिस्टॉर्शन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जेलस गेटकीपर। तो यूपीएससी एक फनल की तरह काम कर रहा है, बहुत सारे बच्चे यहां पे आ रहे हैं और छन के बहुत कम नीचे जा रहे हैं। तो गेटकीपर, वो भी जेलस गेटकीपर की तरह काम कर रहा है। 5 लाख लोग अप्लाई करते हैं एग्जाम में, बैठते हैं, अप्लाई तो ज्यादा ही करते हैं, और 10,000 सिर्फ प्रीलिम्स निकाल पाते हैं। उसमें भी साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए बायस है, सीसैट वो आराम से कर लेते हैं। पेपर 1 अनप्रिडिक्टेबल आता है, नॉलेज का टेस्ट तो होता ही है, बट किस नॉलेज का टेस्ट हो रहा है नहीं पता, अलग अलग बार अलग अलग आता है। मेरा ओपिनियन मानोगे तो मेरे हिसाब से ठीक आता है, मैं 10 साल से पेपर देख रहा हूं, बट हाँ ये एग्जाम में लिखने के फिर भी काम आ सकता है। हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज वन थिंग दैट आई कैन हाईली रिलेट विद। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है कि एक अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करने के लिए आप सेकंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हो। फॉर एग्जांपल मैंने 2 लाख की जॉब छोड़ी सो दैट मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकूं, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोचो कितना बढ़ रहा है। अगर मैं हर साल बस 2 साल 3 साल 4 साल एग्जाम देते जा रहा हूं और जॉब नहीं कर रहा हूं या कुछ और काम नहीं कर रहा हूं, खाए क्योंकि एग्जाम का पैटर्न, रिजल्ट, बहुत सारी चीजें हाईली अनसर्टेन है। तो ये प्रीलिम्स का हाईली डिस्टॉर्टिव फॉर्मेट चल रहा है। अब इसमें मेंस एग्जामिनेशन में भी रिफॉर्म चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन में 20 क्वेश्चंस लिखवाए जाते हैं, शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर मतलब 2 पेज के, 3 पेज के आंसर को शॉर्ट आंसर ही बोला गया है यहाँ पे। लंबे आंसर क्या होते हैं, 5 पेज 10 पेज के आंसर क्या होते हैं, थोड़े लॉन्ग आंसर होते हैं। शॉर्ट आंसर की खराब बात इसने क्या बताई है कि शॉर्ट आंसर में फैक्चुअल करेक्टनेस ज्यादा देखा जा रहा है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा देखे जाते हैं, और ये एक्चुअली बात सही है। शॉर्ट आंसर में होता यह है कि फैक्चुअल करेक्टनेस ज्यादा देखा जा रहा है कि कितने आप फैक्ट्स लिख रहे हो, कितने पॉइंट्स लिख रहे हो। एनालिसिस करने का आपके पास मौका नहीं मिल रहा है। मैंने अपने इनिशियल मेंस में खूब एनालिसिस किया तो पॉइंट्स कम लिखे, मार्क्स कम आया। लैक ऑफ एनालिटिकल असेसमेंट, मुझे तो यही लगता था स्टार्टिंग में, बट बाद में धीरे धीरे इट वाज ऑल अबाउट कि हाउ मेनी पॉइंट्स विथ रेलेवेंट डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स यू कैन राइट। ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन बायस है। ऑप्शनल सब्जेक्ट लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से नहीं लेते हैं। आई एम ए ग्रेजुएट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकता था एज ऑप्शनल। आई वाज टीचिंग फिजिक्स एज ऑप्शनल चूज कर सकता था, बट आई चोज पॉलिटिकल साइंस बिकॉज पॉलिटिकल साइंस वाज स्कोरिंग। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन बायस है। गवर्नेंस फोकस यहां पे जरूरत है। द ऑप्शनल पेपर्स कुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 पेपर्स कवरिंग गवर्नेंस एंड पॉलिसी। तो ऑप्शनल पेपर को रिप्लेस करना चाहिए गवर्नेंस, पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे पेपर से रिप्लेस करना चाहिए, ये आर्टिकल ये डिमांड करता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी टॉपिक नंबर 1 जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया। इंटरव्यू तो ठीक ही है, इंटरव्यू के मार्क्स थोड़े कम कर सकते हो और ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। तो ऑप्शनल पेपर एक है जो डिसाइडिंग बना हुआ होता है, एपीएससी ने हटा दिया, यूपीपीसीएस ने हटा दिया, यूपीएससी को भी हटाना चाहिए, आर्टिकल ये डिमांड कर रहा है।
सेकंड टॉपिक पे आते हैं हम लोग। सेकंड टॉपिक क्या है? GS3 से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। रूफटॉप सोलर, इंडियाज अर्बन एनर्जी सॉल्यूशन, इंडिया की अर्बन एनर्जी, रूफटॉप छत पे सोलर लगाना। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आया ना यूपीएससी प्रीलिम्स में, सोलर पे एक जबरदस्त फोकस है लगातार 10 साल से, खटाखट फोकस भी है, क्वेश्चन भी आते जा रहे हैं प्री और मेंस में। तो यहां पे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? 17 प्लस गीगावाट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी एज ऑफ अप्रैल 30, रूफटॉप पे, छत पे, बाकी जगह की बात नहीं हो रही है। प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी, सिर्फ तब भी 17 गीगावाट ही है। अर्बन पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ेगा, शहरों का पॉपुलेशन बढ़ेगा। 2031 तक 600 मिलियन लोग शहरों में रहेंगे, 2051 तक 850 मिलियन मतलब 85 करोड़, यहां 60 करोड़ लोग कहां रहेंगे? शहरों में रहेंगे। शहरों में रहेंगे, शहरों में बिल्डिंगें होती हैं। रूफटॉप मतलब छत पे सोलर लगाओ। अब ये टॉपिक ये बात बोल रहा है कि हमें छत पे सोलर तो लगा रहे हैं, सोलर पैनल तो लगा रहे हैं, हम दीवालों पे भी लगा सकते हैं, दीवालों को जिसको आगे के पोर्शन पे भी लगा सकते हैं, जिसको फसाड बोलते हैं, है ना। हम डायरेक्टली घर ही ऐसा बना सकते हैं, इंटीग्रेटेड, अलग से घर बना के तब रूफटॉप सोलर लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा मटेरियल ही यूज करेंगे कि पूरा सोलर जैसा मटेरियल ही हम यूज कर सकते हैं, गेट पे यूज कर सकते हैं, जहां जहां धूप पड़ेगा वहां यूज कर सकते हैं। Despite its significant contribution, rooftop solar face scalability constraint. Scalability मतलब हम बहुत ज्यादा रूफटॉप सोलर को यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सोलर छत कितना होता है शहरों में? बहुत छोटा सा होता है, बाकी तो सब दीवालें होती हैं, है ना। 20 बिल्डिंग का छत बन गया, छोटा सा छत है, बाकी तो सब क्या है? दीवालें हैं। ड्यू टू लिमिटेड शैडो फ्री रूफटॉप स्पेस, रूफटॉप स्पेस शैडो फ्री क्या है? लिमिटेड है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, तो हमें रूफटॉप के बियॉन्ड काम देखना पड़ेगा, है ना। तो अब उसके लिए ये सॉल्यूशन है, अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स। फोटोवोल्टाइक्स मतलब सोलर पैनल की बात हो रही है, जो कि सोलर पैनल जो कि एनर्जी जनरेट करके दे, उसको क्या बोलोगे? फोटोवोल्टाइक्स। फोटो मतलब क्या होता है? फोटोन से रिलेटेड है फोटो, है ना। एनर्जी से, सनलाइट से रिलेटेड है फोटो। फोटोवोल्टाइक जो एनर्जी को, सनलाइट को वोल्टेज में बदल दे, इलेक्ट्रिसिटी में बदल दे, उसको क्या बोलते हैं? फोटोवोल्टाइक्स। अंडरस्टैंडिंग बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स मतलब बिल्डिंग में इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स हमें लगाना है। इसका डुअल पर्पस होगा, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी while functioning as structural part of the building, बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल पार्ट भी रहेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा। आर्किटेक्चर में इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, है ना, बिल्डिंग के मटेरियल को इस फोटोवोल्टाइक्स मटेरियल से रिप्लेस कर दिया जाए, लॉन्ग टर्म सेविंग भी इसमें होगा। अनलाइक ट्रेडिशनल रूफटॉप पोलर सिस्टम BIPV, अब इसको हम बोलेंगे आगे इस टॉपिक में BIPV, BIP और V फॉर वोल्टाइक्स, BIPV। तो BIPV ट्रांसफॉर्म एंटायर बिल्डिंग इनटू पावर जनरेटर बाय इंटीग्रेटिंग सोलर एलिमेंट डायरेक्टली इनटू आर्किटेक्चरल कंपोनेंट, सोलर एलिमेंट को डायरेक्टली आर्किटेक्चरल कंपोनेंट में डाल दिया जाएगा। This innovative approach allows building to generate clean energy while maintaining structural and aesthetic integrity। अब देखो ये सब बिल्डिंग देख रहे हो आप, है ना, ये बिल्डिंग देख रहे हो, ये गेट देख रहे हो, ये देखो ये दीवालों पे कैसे आराम से सोलर पैनल इंटीग्रेट किया हुआ है, बिल्डिंग में ही इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे देखो छत ऐसे है और छत पे के साथ ही ये सोलर पैनल क्या है? इंटीग्रेटेड है, तो बिल्डिंग को भी स्ट्रेंथ दे रहा है और साथ में एनर्जी को भी बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जहां पे सनलाइट वगैरह आएंगी बिल्डिंग के अंदर भी ऐसा किया जा सकता है। फसाड के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, रूफ के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, विंडो के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया, यहां विंडो के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है ना। पार्शियली वो धूप आता रहेगा और पार्शियली धूप उस पर पड़ता रहेगा, है ना। एक तरह से सबका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इसको हम बोलते हैं BIVP इंटीग्रेशन। एडिशनल BIVP इंटीग्रेशन अपॉर्चुनिटीज क्या है? बालकनीज में भी लगा सकते हो, कैनोपीज में भी लगा सकते हो, एट्रियम्स में भी लगा सकते हो, ग्लास सीलिंग वगैरह में लगा सकते हो, शेडिंग डिवाइस में भी लगाया जा सकता है। द नीड ऑफ BIVP इन इंडियन अर्बन कंटेक्स्ट, बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग हम बनाते हैं ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। देखो ऐसे बिल्डिंगें बन रही है ना, यहां भी बन रही हैं, स्पेस का कंस्ट्रेंट बढ़ते जा रहा है, हाई राइज बिल्डिंग बनते जा रही हैं, रूफ टॉप स्पेस काफी कम होगा, तो साइड में, फसाड में, इधर उधर, विंडो में, हर जगह हमें चाहिए BIVP, है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगा? BIVP। सरफेस का एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगा? BIVP। रेसिडेंशियल एप्लीकेशन बियॉन्ड हाई राइज, BIVP कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू इंडिपेंडेंट हाउसेस। हाई राइज छोड़ो, छोटे छोटे घर में भी BIVP हम लोग लगा सकते हैं, मॉल्स में भी लगा सकते हैं, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में भी लगा सकते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी लगा सकते हैं। तो BIVP इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है, BIVP का कैपेसिटी कितना है? BIVP जिसका जो एरिया साउथ फेस करेगा, फसाड
फसाड मतलब जो मान लो दीवार का पार्ट जो साउथ फेसिंग होगा उसका इतना ज्यादा पोटेंशियल है ना। ट्रेडिशनल रूफटॉप सोलर का इतना पोटेंशियल है, तो साउथ फेसिंग फसाड का इतना पोटेंशियल है। 60 गीगावाट से यहां कम पोटेंशियल है, यहां पे देखो 150 गीगावाट के राउंड पोटेंशियल लिख रहा है। A 16 स्टोरी बिल्डिंग विथ 4000 स्क्वायर फीट रूफटॉप। अभी ये डेटा इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप समझ सकते हो। यहां जर्मनी का एग्जांपल आपको जरूर एग्जाम में लिख सकते हो। इन जर्मनी सोलर पैनल हैव बीन इंस्टॉल्ड ऑन नियरली 15 लाख बालकनीज। बालकनी में विथ मैन्युफैक्चरर एस्टिमेटिंग दैट a typical participating household could save up to 30% on its electricity bill। कोई अच्छे से इसको यूज करे तो 30% इलेक्ट्रिसिटी बिल बचता है उसका। शोइंग द पोटेंशियल फॉर रेसिडेंशियल एप्लीकेशंस, है ना। नोटेबल बीआईबीपी इंस्टॉलेशन इन इंडिया, अलग अलग जगह पे देखो ऐसा ये बीआईबीपी इंस्टॉलेशन किया भी है टीआरएलएस डेटा सेंटर पे। ये टीआरएलएस डेटा सेंटर कहां है? नवी मुंबई में बना हुआ है। देखो जाओ मुंबई में देख के आओ, ठीक है, और भी जगह बना हुआ है, ठीक है। यहां पे वेलकम टू साहिबाबाद, साहिबाबाद जाओ वहां जाके देखो। वेलकम टू विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जाके देखो। समझ में आ रही बात? इंडिया ऑलरेडी हैव सेवरल इंप्रेसिव वीआईबीपी इंस्टॉलेशन डेमोन्स्ट्रेटिंग द टेक्नोलॉजी वर्सेलिटी। द TRLS data centers building in Navi Mumbai features an 863 kilowatt power system on its 4 facade। फसाड मतलब क्या हुआ? साइड्स, साइड्स पे इसने इतना लगा रखा है। कोलकाता में भी आप देख सकते हो, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास दिखाने के लिए। अब बीआईबीपी एडॉप्शन में चैलेंजेस भी तो होंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि विदाउट चैलेंजेस होगा कि हाँ कर दो। हाई कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, अवेयरनेस लोगों में कम है, तो अचानक से इतना एडॉप्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। पॉलिसी गैप्स बहुत है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड गैप है। गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत पे, छत के अलावा बाकी जगह भी तो प्रमोट करो। छत के अलावा टेक्निकल कैपेसिटी, इनसफिशिएंट एक्सपर्टीज इन डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन। डिजाइन एंड इंस्टॉलेशन कैसे होगा? साइड्स में, फसाड में, वो इनसफिशिएंट है। इंपोर्ट पे काफी डिपेंड करते हैं, चाइना से बहुत ज्यादा हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। बीआईबीपी adoption India face multiple barriers that have limited its mainstream implementation. These challenges need to be addressed through comprehensive policy intervention. पॉलिसी इंटरवेंशन कॉम्प्रिहेंसिव चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब बीआईबीपी इंसेंटिव मॉडल हमें लाना पड़ेगा। देखो ग्लोबल बिल्डिंग्स है, सियोल में सब्सिडी स्कीम चलता है। सियोल offers a dedicated incentive scheme that subsidize up to 80% BIVP installation cost, allowing the technology to enter mainstream urban construction. यूरोपियन बिल्डिंग का डायरेक्टिव्स है। इंडिया का पोटेंशियल अप्रोच, हम भी इस पे ऑफर्स दे सकते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के तहत यहां भी कुछ अलग स्कीम हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में आया, यूपीएससी ने पूछा, एपीएससी भी पूछेगा। रेसिडेंशियल सब्सिडी इंक्लूजन, रेसिडेंशियल सब्सिडी भी हम लोग को देना चाहिए, कितना देना चाहिए वो बात की बात है। कॉमर्शियल सेगमेंट को भी देना चाहिए, ये सारा हमें पॉलिसी डेवलपमेंट करना चाहिए। रिकमेंडेड पॉलिसी इंटरवेंशन, बिल्डिंग कोड के साथ इसको इंटीग्रेट करो, प्रोजेक्ट के साथ इसको डेमोन्स्ट्रेशन करना होगा, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी सोलर पैनल की, और पैसे का अरेंजमेंट करना होगा, फाइनेंशियल अरेंजमेंट, कैपिटल मार्केट आप पढ़ते हो ना। तो बीआईवीपी का पोटेंशियल कितना है? बीआईवीपी का पोटेंशियल 2030 तक 300 गीगावाट का है। 309 गीगावाट एस्टिमेटेड पोटेंशियल ऑफ बीआईवीपी फॉर इंडिया एग्जिस्टिंग बिल्डिंग, जितनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसके लिए। 70% फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर में बीआईवीपी इंस्टॉल किया जा सकता है ना। अब ये पूरी वही बात है, वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है 70% ऑफ रिक्वायर्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इज येट टू बी बिल्ट, प्रेजेंट एन इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी। इंडिया में 70% या वर्ल्ड में 70% इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए अभी तक बना नहीं है, तो जो न्यू बनेंगे उसमें बीआईवीपी को इंटीग्रेट किया जाए, ऐसे कुछ इंटीग्रेट किया जाए, है ना। ये देखो सोलर पैनल ऐसे करके कुछ इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक इज एरा ऑफ कोऑपरेटिव एंड फिस्कल फेडरलिज्म। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, एवरी ईयर द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक, है ना। यूपीएससी में तो गारंटेड है, लिख लो अभी से। द एरा ऑफ कोऑपरेटिव एंड फिस्कल फेडरलिज्म 2014 में, देखो थोड़ा मोदी जी की तारीफ है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर है, होनी भी चाहिए। 2014 से हम 2025 तक चलते हैं। 14 में क्या था, 15 में क्या था? नीति आयोग नहीं था, वहां पे प्लानिंग कमीशन काम करता था। फिर यहां पे कौन आ गया? नीति आयोग आ गया। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? जो सेंटर बोलता स्टेट्स को वैसे ही टॉप टू बॉटम अप्रोच में काम कराता।
नीति आयोग क्या है, हर स्टेट से अलग तरीके से एडजस्ट करके काम कराता है, हर स्टेट को अलग तरीके से काम करता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का काम नीति आयोग करता है, ठीक है। 2015 में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लानिंग कमीशन इनटू नीति आयोग, रिप्लेसिंग वन वे पॉलिसी फ्लो विथ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप। प्रेजेंट में 25 करोड़ सिटीजन लिफ्टेड फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी थ्रू कोलैबोरेटिव गवर्नेंस। इन द पास्ट 11 ईयर इंडिया हैज विटनेस्ड अ ट्रांसफॉर्मेटिव एरा ऑफ कोऑपरेटिव एंड फिस्कल मतलब पैसे रुपए वाला फेडरलिज्म। 25 करोड़ लोग तो पॉवर्टी से बाहर हुए हैं 10 साल में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से। यहां पे नीति आयोग बाकी स्टेट के साथ क्या कर रहा है, कोलैबोरेशन कर रहा है, सेंटर टू स्टेट कोलैबोरेशन चल रहा है, ठीक है। यही है की प्लेटफॉर्म्स। की प्लेटफॉर्म क्या है, नीति आयोग का गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ है, लास्ट महीने हुआ था मई में, वो होते रहता है ना, हर साल ऑलमोस्ट। सर्व एज द एपेक्स प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट टू डेलिब्रेट ऑन इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पे होते रहती हैं। नीति आयोग ने क्या क्या काम किया है, परफॉर्मेंस इंडिसेस बनाया है। मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिसेस बताया होगा, इंडिया का कौन ट्रैक करता है, नीति आयोग, ठीक है। उसके अलावा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन ट्रैक करता है, नीति आयोग। परफॉर्मेंस इंडिसेस अलग अलग स्टेट का ट्रैक करता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया था, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम चलाया था, सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए काम करता है। ये सब इंडिकेशन है, फुल रिपोर्ट हमें देखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ फिस्कल ऑटोनॉमी, फिस्कल मतलब पैसा, फिस्कल पॉलिसी पढ़ते हो ना, फिस्कल ऑटोनॉमी स्टेट्स के लिए काफी बड़ा है। जीएसटी की हम बात करते हैं, जीएसटी के पहले क्या था, जीएसटी के पहले क्या था, जीएसटी के पहले अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्स, सेंटर अलग टैक्स, बट जीएसटी के बाद उसी जीएसटी में कुछ हिस्सा सेंटर को, कुछ हिस्सा स्टेट को जाता है। और आपने फाइनेंस कमीशन पढ़ा है, फाइनेंस कमीशन क्या करता है, फाइनेंस कमीशन पैसे को बांटता है, सेंटर के बीच और स्टेट्स के बीच बांटता है, ठीक है। तो पहले 13th फाइनेंस कमीशन ने बोला था सेंटर के पास जो पैसा है उसका 32% किसको जाए, स्टेट्स को जाए। 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला 42% स्टेट को जाए, 10% बढ़ा दिया, तो स्टेट के पास पैसा बढ़ गया। 15th फाइनेंस कमीशन ने 1% कम कर दिया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट नहीं रहा तो वो सेंटर के पास ही रह जाएगा, ठीक है। A significant step in fiscal federalism was increasing the state share in divisible pool of taxes. Divisible मतलब जिससे डिवाइड होगा सेंटर और स्टेट में, 32 से 42%। ये रहा सेंटर का पैसा, ये रहा स्टेट को जो अभी मिल रहा है। पहले स्टेट्स को क्या मिलता था, कम मिलता था, ठीक है। तो ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई हैं। इंक्रीज फाइनेंशियल ट्रांसफर 2014-15 में स्टेट्स को 3.37 लाख करोड़ मिलता था, अभी स्टेट्स को 12.23 लाख करोड़, ऑलमोस्ट 3.5 टाइम्स हम बोल सकते हैं, 4 टाइम्स नहीं भी बोले तो 3.6 3.7 टाइम्स बोल सकते हैं। स्टेट को 1.5 लाख करोड़ सेंटर ने लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री प्रपोज किया गया है यूनियन बजट में, सो दैट कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पाए। कैपेक्स पढ़ते हो ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड बना पाए, ब्रिजेस बना पाए, ओवर ब्रिज बना पाए, कॉलेज बना पाए, हॉस्पिटल्स बना पाए, ठीक है। जीएसटी काउंसिल एक प्लेटफॉर्म है, जीएसटी के लिए पढ़ते हैं हम लोग, जिसमें सेंटर और स्टेट कोलैबोरेट करते हैं और जीएसटी के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। वहां डिसीजन मेकिंग कंसेंसस से होती है, सेंटर और स्टेट। जीएसटी जब इंप्लीमेंट हुआ था तो बहुत सारे स्टेट रो रहे थे कि हमारा तो इनकम घट जाएगा। सेंटर ने बोला कि हम गारंटी देते हैं, इनकम घटेगा नहीं, जितना घटेगा उसको कंपनसेट करेंगे। तो कंपनसेशन गारंटी सेंटर ने दिया, 6.52 लाख करोड़ सेंटर ने स्टेट्स को दिया। भले ही सेंटर का जीडीपी इस वजह से 0.51% घट जाता है। रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन अब जीएसटी में ऑलमोस्ट 71% स्टेट्स लेके जाते हैं, 50% तो पहले ही ले गए, बाकी 50% सेंटर के पास आया। उस 50% में भी फाइनेंस कमीशन ने बोल दिया कि हाँ 42% कहां जाएगा, स्टेट्स के पास। तो वैसे 71% किसके पास गया, स्टेट के पास गया, ठीक है। इंक्रीज रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स मतलब पैसा रुपया सब रिसोर्स ही है। 2015 के पहले स्टेट्स के पास इतना था, अभी इतना है। रिसोर्स एलोकेशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। ये सब डेटा वेटा हम लोग यूज कर सकते हैं। तमिलनाडु वेस्ट बंगाल का केस यूज कर सकते हैं, इसके लिए डेटा दिया हुआ है। एवरेज सेंट्रल टैक्स एंड ग्रांट फ्रॉम द सेंटर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू, जो तमिलनाडु को जाता था, जितना पैसा तमिलनाडु को जाता था 25% से 31% हो गया है। वेस्ट बंगाल को 49 से 56। ये तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल क्यों कंपेयर हो रहा है, क्योंकि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो अगर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं भी है, उन स्टेट्स को भी अच्छा पैसा मिला है। दैट इज फिस्कल फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, साथ मिलके काम करना। सेंट्रल सपोर्ट टू स्टेट सब्जेक्ट,
सेंटर स्टेट सब्जेक्ट को सपोर्ट। अब देखो जब 7 शेड्यूल पढ़ते हो उसमें क्या है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे कौन काम करेगा, यूनियन, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे कौन काम करेगा, स्टेट, और उस पे भी सेंटर पैसा देता है, स्कीम्स निकालता है। स्कीम्स में कुछ पैसा या ज्यादा पैसा सेंटर ही देता है। कंकरेंट लिस्ट में भी सेंटर स्कीम निकालता है। दो तरह के स्कीम होते हैं ना, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एंड सेंट्रल सेक्टर। सेंट्रल सेक्टर में पैसा कौन देता है, सेंटर ही देता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कौन देता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पैसा कौन देता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कुछ पैसा सेंटर देता है, बाकी पैसा स्टेट्स को लगाने बोलता है। बट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हिमालयन स्टेट्स के लिए 90% पैसा कौन देता है, सेंटर देता है। तो इसके थ्रू CS मतलब सेंट्रल स्कीम, CSS मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें 197% एलोकेशन सेंटर ने बढ़ाया है, 197%। ये सारा डेटा मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। स्कीम्स, जल जीवन मिशन, PM जन आरोग्य योजना, PM आवास योजना ग्रामीण। जल जीवन मिशन में 570% रिसोर्स एलोकेशन बढ़ा है। 15.44 करोड़ रूरल हाउस होल्ड बेनिफिट हुए। जन आरोग्य हेल्थ योजना में क्या हुआ, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर, जो लोगों का पहले खुद के पॉकेट से 63% खर्चा करना पड़ता था, वो लेस देन 40% हो गया है। दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, मेंस में हेल्थ टॉपिक में अलग से काम आएगा। PM आवास योजना अप्रोक्सीमेटली इसमें काफी पैसे गवर्नमेंट ने खर्चे। सेंटर कमिटमेंट टू स्टेट, वाटर क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। हेल्थ क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। हाउसिंग क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। वाटर, हेल्थ, हाउसिंग स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट में पैसा किसको खर्चा करना है, स्टेट को करना है। फिर भी सेंटर कर रहा है, सेंटर अपना तो खर्चा कर ही रहा है डिफेंस वगैंस में, बाकी स्टेट वाले के लिए भी कर रहा है। तो ये चीज क्या दिखाता है, ये चीज दिखाता है कोऑपरेटिव स्पिरिट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बोला करते थे, द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, कि हमारा फेडरलिज्म जो है वो अलग तरह का फेडरलिज्म है, अलग तरह का, वो यूएस जैसा फेडरलिज्म नहीं है, हमारे में एक अलग स्पिरिट है। द वर्ड फेडरलिज्म इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन इंडियाज गाइडिंग मंत्रा यही है। द लास्ट डिकेड हैज बीन अ टेस्टिमनी टू द पावर ऑफ कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव एंड फिस्कल फेडरलिज्म एंड द पॉजिटिव इंपैक्ट इट हैज हैड ऑन द लाइफ ऑफ 140 करोड़ सिटीजन। तो ये आपका क्या रहा, कंक्लूजन रहा। आई होप आज के सारे टॉपिक्स आपके समझ में आए होंगे। थैंक यू एंड जय हिंद।